नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए। नमस्ते मैम। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए, नाम भी ना बताए। सर मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और बीपीएससी के लिए ऑप्शनल पीएसआईआर है। और सर ये मेरा 4th इंटरव्यू है। हॉबी मेरी रंगोली बनाना और मेहंदी लगाना है। तो आपके अंक मेंस में कम पड़ जा रहे हैं कि इंटरव्यू में कम पड़ रहे हैं? सर मेंस में कम थे पिछले बार। तो आपने मैथ्स किया था तो मैथ्स ही लेके दे दिया होता, उसमें नंबर शायद आ जाते। सर ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया। GS1 में कम आ रहा है कि GS2 में? सर GS2 में कम थे। अच्छा, तो GS2 में तो आपको विज्ञान पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? पर्यावरण? सर पॉलिटी। और वही आपका विषय है, तो उसमें तो अच्छे नंबर आने चाहिए थे। जी थोड़ा कम था पिछले। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये बताएं कि आपकी पहली वरीयता क्या है? सिलेक्शन के बाद क्या बनेंगी? सर बिहार प्रशासनिक सेवा। दूसरी वरीयता? सर बिहार शिक्षा सेवा। तीसरी? बिहार वित्त सेवा। वित्त सेवा। जी। तो गणित का आप ग्रेजुएट हैं तो वित्त सेवा के लिए आपकी पात्रता है। जी। वित्त सेवा के लिए किस किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी है? सर वैसे कोई यहाँ पे नहीं। किसी विषय में ग्रेजुएट वित्त सेवा के लिए पात्र माने जाएंगे? जी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं कि बिहार में वन है कि वन एकदम से नहीं है? जंगल? सर है, वन है। कहाँ कहाँ वन दिखता है, किन किन जिलों में? सर सघन वन की मात्रा देखें तो सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण में है और मध्यम वन की सर देखें तो कैमूर में सर्वाधिक है। सर नवादा जमुई में भी वन है। खास करके सर जो नॉर्थ बिहार का क्षेत्र है और हिमालय के सर तराई वाले क्षेत्र है, वहाँ सर वन की मात्रा देखी जाती है। अच्छा, और किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? सर मानसूनी प्रकार की सर वनस्पति है हमारे यहाँ और सर कुछ झाड़ीदार सर वन भी हैं। बिहार का ज्यादातर हिस्सा किस कटिबंध का हिस्सा है, किस कटिबंध में आता है? सर मानसूनी उष्ण कटिबंध। अच्छा, मानसूनी उष्ण कटिबंध की उत्तरी सीमा कहाँ तक होती है? सर ये उत्तरी सीमा इसका सर उत्तर प्रदेश के नहीं, ग्लोब के चित्र के हिसाब से कर्क रेखा के उत्तर तक होती है कि कर्क रेखा तक होती है या कर्क रेखा के दक्षिण तक उसका विस्तार होता है उष्ण कटिबंध का? 33.5 डिग्री के आसपास दोनों गोलार्ध में। दोनों, तो 33.5 डिग्री उत्तर को कहते हैं कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। मकर, तो कर्क और मकर रेखा के बीच का इलाका। जी। तो बिहार का इलाका कर्क रेखा के दक्षिण में है कि कर्क रेखा के उत्तर में है? क्या कर्क रेखा बिहार से गुजरती है? नहीं सर, बिहार से नहीं गुजरते। तो उष्ण कटिबंध तो नहीं हुआ सर, उपोष्ण हो जाएगा। जी सर, उपोष्ण, माफी चाहते। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताएं कि आपने इतिहास भी पढ़ा होगा। जी। इतिहास का कौन सा दौर, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में आपको ज्यादा दिलचस्प दौर लगा आता है? सर मुझे तो आधुनिक काल ज्यादा दिलचस्प लगता है। अच्छा, तो आधुनिक काल में कौन सा कालखंड है जिसमें कुछ ऐसे दिलचस्पी वाली घटनाएं घटी हैं? सर हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो दौर चला था वो। जी। तो चूंकि आप पश्चिमी चंपारण की हैं और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चला था, जी, बहुत सारी चीजें लोग जानते हैं। मुझे ये जानना है कि गांधी जी वहां 1917 के किस महीने में आए और कितने दिन तक रहे चंपारण में? सर अप्रैल महीने में आए थे, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ कितने दिन रहे मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रही। और क्या किया था उन्होंने? आंदोलन विकसित करने के लिए क्या क्या कार्य किए थे या करवाए थे? सर सबसे पहले उन्होंने लोगों से संपर्क किया था, सीधा संवाद स्थापित किया, लोगों के बारे में सर जानकारियाँ इकट्ठा की, स्थितियों को जाना सर। फिर उसके बाद वो सर जो नील एसोसिएशन के अध्यक्ष थे सर, नील है सर ऑफिसर, उनसे मिले। फिर उसके बाद सर वो धीरे धीरे अधिकारियों से बात की और फिर आंदोलन की पृष्ठभूमि। उन्होंने क्या किसानों के साथ मिलकर कोई हस्ताक्षर अभियान या जो हस्ताक्षर नहीं कर सकता था उसका अंगूठा का छाप लेने का अभियान चलाया था? जी सर, ऐसा किया था। और क्या किया था उस हस्ताक्षरित दस्तावेज का? सर उसे सौंपा गया था अंग्रेज ऑफिसर को। ठीक कह रही है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है जी, बिहार की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन? सर सॉरी, मैं कोई बात नहीं, ठीक है।
ये बताइए, बिहार की जो है राजभाषा कौन सी है? मैम हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। कब अपनाया गया था हिंदी को, और उर्दू को कब अपनाया गया? माफी चाहती हूँ मैम। अच्छा, आपको इसकी जानकारी नहीं। और संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? मैम मैथिली है। ठीक है, और उसके अलावा बाकी क्यों नहीं शामिल है? मैम वहाँ शामिल होने के लिए जो चाहिए मानदंड, तो वो बाकी भाषाएं शायद पूरी नहीं कर पाई। क्या मानदंड चाहिए? मैम उनका एक अपना लिखित साहित्य होना चाहिए, भाषाएं काफी प्राचीन होनी चाहिए और अर्थपूर्ण सर। तो भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका ये सब कितनी प्राचीन है? मैम प्राचीन है, लेकिन साहित्य इनकी लिखित रूप में उतनी मैम पुरानी। अच्छा, मैथिली के पास क्या शास्त्रीय भाषा का दर्जा है? नहीं मैम। क्यों नहीं है? शास्त्रीय भाषा का ये चर्चा तो उठी थी कि उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, फिर क्या हुआ? मैम अभी तक तो प्राप्त नहीं है। कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइए, दबाव समूह क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स? मैम दबाव समूह जो राजनीतिक दल से इतर एक ऐसे समूह होते हैं जो अपने अपने हितों के लिए सरकार पे दबाव डालती है और अपने पक्ष में बात मनवाने के लिए प्रयास करती है। बढ़िया, कुछ दबाव समूहों के उदाहरण दीजिए। मैम छात्र समूह हो गया, किसान संगठन है, महिलाओं का समूह होता है मैम। ठीक है। जो भारत में जो विश्वविद्यालय हैं या जो कॉलेज हैं, उसमें जो छात्र राजनीति होती थी उसको रेगुलेट करने के लिए एक बार एक कमेटी आई थी जिसने इस दिशा में बड़ा उल्लेखनीय काम किया, लिंगदो कमेटी। आपको जानकारी है उस कमेटी की? मैम मैंने सुना है। जो विश्वविद्यालयों में सेशन लेट होते थे, चुनाव की वजह से जो हिंसा होती थी, जो अराजकता होती थी, उसको रेगुलेट करने के लिए। आपने कभी पढ़ा है इसको? नहीं पढ़ा है? मैम कोई बात नहीं बहुत है, पहले कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि स्वतंत्रता क्या है? मैम स्वतंत्रता ऐसी मतलब भावना है सर मैम कि हम जो चाहें कर सकते हैं बिना किसी के दबाव में, बशर्ते हमारी स्वतंत्रता किसी और के लिए नुकसानदायक ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, आपने अपने PSIR के सिलेबस में किन भारतीय विचारकों को पढ़ा? मैम मैंने महात्मा गांधी को पढ़ा है, अंबेडकर को पढ़ा है। प्राचीन कोई भारतीय विचारक नहीं पढ़े? मैम कौटिल्य को और मनु को भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जो कौटिल्य हैं और जो मनु हैं वो सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं। आपको जानकारी है? क्या है, बता दीजिए। मैम वो बोलते हैं कि जो स्टेट होते हैं उसके 7 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो पहला राजा जो केंद्र में हो गया, उसके बाद अमात्य मिनिस्टर की बात करते हैं मैम, उसके बाद कोष है, दुर्ग है, सेना है, मित्र है और मैम जनसंख्या है और जनपद है, क्षेत्र है। ये तो बहुत ज्यादा हो गए, 7 से ज्यादा हो गए। सॉरी, कोई बात नहीं, आप देखिएगा। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह मैम एक ऐसी विचारधारा है जो अपने बात को स्थापित करने के लिए सत्य और अहिंसा का सहारा लेती है और इसके द्वारा मैम ठीक है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है? उसमें कहता है कि जो पूंजीपति होते हैं उन्हें ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि जो संपत्ति है वो श्रमिकों की है और वो उसके ट्रस्टी हैं। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, जब नील आंदोलन हो रहा है जी सर, तो ये देखा गया कि उसमें नील की खेती बिहार के कुछ ही इलाकों में होती थी, जिसमें चंपारण प्रमुख था। क्या कुछ खास वजह थी चंपारण में नील की खेती होने की? हमारी मिट्टी चंपारण की काफी उपजाऊ है और नील के लिए सर उपयुक्त मिट्टी थी। ऐसे कैसे उपजाऊ हो गई आपकी मिट्टी? गंगा से तो दूर है। सर गंडक है, बूढ़ी गंडक है, इन नदियों के द्वारा सर सिंचाई की पूरी व्यवस्था है और मिट्टी उपजाऊ है। अच्छा, गांधी जी ने एक आश्रम भी बनाया था जी, क्या नाम था? भितिहरवा आश्रम। हाँ, और राजकुमार शुक्ल किस गांव से आते थे? वो भितिहरवा के ही हैं। हाँ, सॉरी सर, भितिहरवा के ही है। हाँ, उनके गांव का भी बड़ा जिक्र होता है, मुरली भड़हवा करके गांव है सर उनका। ठीक है। किस कांग्रेस के सेशन में उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया? 1916 के सर लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा है या इंग्लिश में पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस? हिंदी में पढ़ा है, ठीक है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस में, नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? सर किसी नेशन को बनने के लिए उसे कुछ कंपोनेंट का होना आवश्यक होता है, जैसे कि उसके पास एक भूभाग हो, उसकी अपनी सरकार हो, सरकार संप्रभु हो, उसके अपने नागरिक हो, जनता हो और सर उसे मान्यता प्राप्त हो, वैश्विक मान्यता प्राप्त हो। ठीक है।
भारत को 1947 के पहले नेशन मान सकते हैं या नहीं इस परिभाषा के अनुसार? नहीं सर। उसके बाद भारत को क्या मानते हैं आप? नेशन मानते हैं। अच्छा, कुछ विचारकों का कहना है कि इंडिया जो है वो नेशन स्टेट नहीं है, इंडिया स्टेट नेशन है। देखिए, नेशन क्या है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पश्चिम का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में कई लोगों ने बोला कि एक अलग तरह की ही राष्ट्र है। कुछ फर्क दिखता है वेस्ट के नेशन और इंडिया का जो राष्ट्र है उसमें? हाँ सर, एक तो फर्क ये है कि हम काफी पुरानी सिविलाइजेशन है सर, और हमारे यहाँ सर स्टेट को नेशन से अलग होने का राइट नहीं है, जबकि सर यूएसए वगैरह में स्टेट को काफी ऑटोनॉमी दी गई है, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल नेशनलिज्म का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, ये क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सर कुछ चीजें होती है जो पूरे देश के लिए साझी होती है, और उसे लेकर के सर एक भावनात्मक जुड़ाव होता है पूरे देश में, तो वो जोड़े रखता है देश को आपस में। क्या क्या जोड़ रहा है भारत को? सर एक हमारा जब फ्रीडम स्ट्रगल का बात आता है तो देश को जोड़ता है, हमारा से राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रध्वज, सर ये ठीक है। यूक्रेन यूएसएसआर से या रशिया से कब अलग होता है? सर 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद। ठीक है, आजकल इन दोनों के बीच में युद्ध क्या हो रहा है? युद्ध क्यों हो रहा है, मतलब परेशानी क्या है? सर यूएसए और यूएसएसआर का सर युद्ध का जड़ काफी पुराना है। यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया में सर 2014 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, जब क्रीमिया पे रशिया के द्वारा आक्रमण कर लिया गया था। उस समय सर रूस को G8 से निकालते हुए G7 कर दिया गया, फिर कॉन्फ्लिक्ट प्रारंभ हो गया। फिर सर 2021 के आसपास यूक्रेन ने कहा कि उन्हें नाटो में शामिल होना है, जिसे रशिया ने रेड लाइन करार देते हुए क्या है नाटो? क्या है सर? नाटो 32 देशों का एक ऐसा संगठन है, सैन्य संगठन है, जिसमें एक देश पे हमला सभी देशों पे हमला माना जाता है। शीत युद्ध के काल में सर बना। ठीक है, हाल ही में एक संगठन फॉर्म हुआ है, उसको कई सारे विश्लेषक इस्लामिक नेटो मानते हैं, क्या है ये? सर ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में सर एक समझौता है, जिसमें तुर्की के भी शामिल होने की बात की जा रही है। ठीक है, भारत भी किसी स्ट्रेटेजिक अलायंस का पार्ट है क्या आजकल? सर अभी तक तो भारत ऐसा कोई। क्वाड क्या है? क्वाड सर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का सर एक संगठन है, सामरिक संगठन है सर ये। हाँ ठीक है, मतलब ये सिक्योरिटी अलायंस है जी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं कमिंग सर? आइए। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। तो तैयारी तो ठीक लग रही है, 2 तारीख को ये है। हाँ सर, तो आज 30 खत्म हो गया जी, 2 दिन। 2 दिन है, तो इन 2 दिनों में बस इतना ही करिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे छपा उसका पहला अध्याय पढ़ लीजिए, ठीक है। उसकी मुख्य बातें। परसों बजट आ जाएगा, बजट पे सवाल आपसे पूछेंगे। सर कैसे हो पाएगा, उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा एक दिन में? बजट स्पीच निकाल लीजिएगा। ठीक है सर। बजट स्पीच में 2 भाग होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में उनका भाषण का जो पहला 2-3 पैराग्राफ होगा, उसमें उद्देश्य बताए जाएंगे जी सर, कि इस बजट के ये उद्देश्य हैं, और उसके मेन पॉइंट बताएंगे, 8-9 पॉइंट बताएंगे वो, तो वो पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, और पार्ट ए में ही सारे व्यय का विवरण रहता है कि फला फला मदों में शिक्षा में इतना, इसमें इतना। कुछ कार्यक्रम अगर शुरू करेंगी तो वो देख लीजिएगा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। और पार्ट बी में उनके प्राप्तियों का विवरण रहता है कि कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे। तो कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति 2 तरह की चीजें हैं। लास्ट में बताएंगे कि इतना उधार लेना पड़ेगा, भाषण के अंत में बाजार से लीजिए, मतलब फिस्कल डेफिसिट का विवरण होगा, वो देख लेना। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट देख लीजिएगा। और टैक्सेशन में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव आया तो वो उस दिन के अखबार में रहेगा, या बजट सुबह में सर अखबार देखने का शायद मौका अच्छा ठीक है, 1 तारीख को ही मोबाइल से फिनमिन पे जाइएगा। वित्त मंत्रालय का वेबसाइट का नाम है फिनमिन। ठीक है। तो उसमें बजट एट ए ग्लांस एक कागज होगा, तो बजट एट ए ग्लांस निकाल लीजिएगा, तो उसमें सब मुख्य बातें का पॉइंट वाइज बिंदुवार विवरण रहता है, वो खाली देख लीजिएगा। ठीक है।
बाकी सब चीजें ठीक है। कितना हाईएस्ट नंबर अभी तक मिला है? सर 90। 90? हाँ सर, 3 बार में, एक बार 82, 87 और पिछले बार 90। वाह, तो बहुत अच्छा है। इस बार हाईएस्ट ब्रैकेट में आप चल रही हैं। पता नहीं इस बार सर कैसा लग रहा है आपको, कैसा बहुत जाएगा? अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए हम लोग को ज्यादा समय नहीं लगा आपको बुलाने में, सब कुछ एकदम सही है। क्या और मैम देख सकती हूँ मतलब? और सर ने जो बताया बस वही। अब खाली बजट देखिए और कुछ मत देखिए, ठीक है सर। बाकी सब चीजें बहुत अच्छी है। एक मैम का मैं आंसर नहीं दे पाई हूँ, वो उर्दू वाला मैं आंसर नहीं दे कोई पाई हूँ, बात तो नहीं, वो ये तो दे माफी दो। मांग लीजिएगा। सारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है, ठीक है ईमानदारी से स्वीकार करना जरूरी है कि मुझे नहीं पता। हाँ सर, ये सॉरी बोलना ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।